गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम का शुरू के 15-20 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उसका फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में पहला टॉपिक जो आज करेंगे वो है डबल सिग्मा या फिर डबल समीशन। सिग्मा की जगह क्या बोल सकते हैं, समीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समीशन होता है डबल समीशन। तो डबल समीशन में करना क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये समीशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आई, और यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके 5 दिया हुआ है, तो आपको पता है i की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, फिर 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 3, 4, 5 कर दोगे सबको। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 बार सम लगा देना है मेरे को यहाँ पे। अगर 2 बार ये सिंबल यूज होगा तो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उसको देखना है। ठीक, एक से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तो याद होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा समीशन सी आई, समीशन सी आई, ये सबको पता है अंदर खुलेगा क्या आएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू C। ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के इक्वल होता है। ये हम कर ही चुके हैं, C0 प्लस C1 C2 ये सब कुछ। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज समीशन सी आई स्क्वायर, समीशन सी आई स्क्वायर। देखो ये वाली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, डबल समीशन के लिए। ये मतलब प्री रिक्विजिट है कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद क्या है, समीशन सी आई स्क्वायर, समीशन सी आई स्क्वायर। सी आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ अलग अलग के, सी आई इंटू सी आई। ठीक, अब सी आई बेसिकली होता क्या है, सी आई बेसिकली क्या होता है, एनसीआई तो होता है एनसीआई। इस वाले एनसीआई को मैंने क्या लिख दिया, इस एनसीआई को लिख दिया मैंने सी एन आई, एन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा के। एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। ठीक, ये लिख दिया सी आई सी एन माइनस आई। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये समीशन है आई 0 से लेके एन। जब आई 0 आएगा तो यहाँ पर पहले बेस क्या बनेगा, C0 फिर Cn। ठीक, अगला क्या बनेगा, C1 Cn माइनस 1, ऐसे चलेगा। और आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में चलते चलते Cn C0। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले नंबर क्या है, n, n, ये भी n, ये भी n। बेस देखो दोनों का मिलके कितना है, n, इनवेस कितना है n, ये भी कितना है बेस n। हमने ये चीज कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होगा, ऊपर वाला कितना है 2n, नीचे का कितना है सम n। ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी 2n। तो कभी भी दिखे समीशन सी आई स्क्वायर, समीशन सी आई स्क्वायर आई इक्वल टू 0 से लेके n, वो कितना होता है 2n Cn। इतना आपको याद है, एक बार चैट पे बताना, फिल करेंगे। जितना समझ आया फिर से रिवाइज कराया मैंने आपको, ये यूज होगा दोबारा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। फटाफट चैट पे रिस्पॉन्स दो कि हाँ ये पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ध्यान से देखो ये क्या है, ये दे दिया मेरे को। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सी आई है, यहाँ पे सी जे है। ये आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक है, ये जे इक्वल टू 0 से लेके एन तक है। ठीक, अब करने का तरीका देखो, पहले तो आई 0 से लेके एन तक सब कुछ कवर कर रहा है, जे 0 से लेके एन तक सब कुछ कवर कर रहा है। ठीक, अब करने का तरीका है, पहले इस वाले समीशन को देखो, इस वाले समीशन को कर दे तो यहाँ पे तो आई 0 से लेके एन तक जा रहा है, इसमें जे का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। यहाँ पे आई वेरी हो रहा है 0 से लेके एन तक, जे का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे सी जे क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, सी जे क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जब इस वाले समीशन को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, जब इस वाले समीशन को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो सी जे क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह कर रहा है। अच्छा, अगला स्टेप देखो मैंने क्या किया, मुझे पता लगा कि वो जे कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो मैं पहले इस वाले समीशन पे काम कर रहा हूँ, तो इस समीशन को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, दूसरा समीशन को बाहर रख दिया। ठीक, अब इसके अंदर मैंने बोला सी जे है जो वो कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो सी जे क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, सी जे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो ये वाली चीज क्या बन गई, ये वाली चीज समीशन आई इक्वल टू 0 से लेके n, क्या बन सकता है 2 की पावर n बन सकता है। ये क्या बन सकता है 2 की पावर n, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था समीशन सी आई कितना होता है 2 की पावर n। अच्छा, ये अगर पावर n बना तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ये तो n पे डिपेंडेंट थी। अब यहाँ पे समीशन में क्या दिख रहा है, j इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर n तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, 2 की पावर n कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, 2 की पावर n है जो इस समीशन से बाहर आ सकता है। अगर ये समीशन से बाहर आया तो क्या बन गया 2n समीशन जे कितना 0 से लेके n तक, और यहाँ पर क्या बनेगा सी जे। अब ये बताओ ये भी कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर n।
ये भी 2 की पावर n, ये भी 2 की पावर n, दोनों मिलके 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2n। बताओ चैट पे समझ आया? ये आया 2 की पावर 2n। अच्छा, ये तो हमने किया बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से। अगर मैं अब ध्यान से एक चीज करता हूँ, इसको पूरे को एक्सपेंड करता हूँ। चलो बढ़िया, सबका यस आंसर आया। अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दिए कि मुझे पता था ये चीज किसकी इक्वल होती है, फिर वो वाली चीज किसकी इक्वल होती है, ये मेरे को पता है। पर इसको मैं थोड़ा सा ना लेंथी वे में करता हूँ। उसका रीजन हमें समझने के लिए आगे बड़े क्वेश्चन के लिए काम आएगा। देखो मैंने क्या करता हूँ, मैं पहले इसको एक्सपेंड करता हूँ। क्या करता हूँ? इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसको जब एक्सपेंड किया तो ये देखो, ये सी जे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सी जे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले को मैं क्या लिखूंगा जब एक्सपेंड करूंगा? तो सी जीरो से लेके सी एन तक, सी जीरो से लेके सी एन तक। अब होगा क्या? ये जीरो सी जे से मल्टीप्लाई होगा, ये सी वन सी जे से मल्टीप्लाई होगा, ये सी एन सी जे से मल्टीप्लाई होगा, ये सब कुछ होगा। अगर ऐसे होगा तो होगा क्या? देखो आगे ये ऐसे एक्सपेंड होगा। देखो जब ये सी जीरो सी जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला समीशन इस वाले पे भी लगेगा, फिर ये वाला समीशन C1 और CJ को लेके भी लगेगा। बात आ रही होगी समझ? जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी नोट सी जे के ऊपर ये समीशन लगेगा। जब सी नोट सी जे के ऊपर ये समीशन लगेगा, सी नोट सी जे के ऊपर ये अगर समीशन लग गया तो सी नोट कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा, और सी जे कहाँ से कहाँ तक खुलेगा? 0 से लेके n तक। देखो वही सी नोट कहाँ से कहाँ तक खुल गया? C0 से लेके Cn तक। फिर ये C1 CJ के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके ऊपर समीशन जाएगा ये वाला, तो उसके अंदर क्या होगा? C1 कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, ये सब कुछ आएगा। ठीक, सिमिलरली आखिरी वाला भी Cn Cj के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके ऊपर समीशन लगेगा। ठीक है, तो बाहर आ गया और अंदर Cj पे समीशन खोल दिया। अगर ये खोला तो ध्यान से देखो क्या क्या टर्म्स खुल रही है। ये मल्टीप्लाई होकर सी नोट, फिर सी नोट Cn तक जा रहा है, फिर C1 सी नोट C1 N तक जा रहा है, फिर Cn सी नोट C1 Cn तक जा रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये सारा कुछ खुल गया। सारा कुछ खुला मतलब इस तरीके से दिखेगा। ध्यान से देखो, C0 से लेके C0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, C0 मतलब C0 वाला हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, C0 C1 Cn के साथ, फिर C1 वाला भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, C0 C1 Cn के साथ, फिर Cn वाला भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सारा कुछ होके खुल रहा है। अगर वो सारा कुछ एक्सपेंड होके खुल रहा है तो खुल क्या रहा है? बेसिकली ये खुल रहा है, ये सारी टर्म्स खुल रही है। ये देखो इसकी एक्सपेंशन ये सारी टर्म्स आएंगी जो यहाँ पे मैंने लिख दी है। मतलब C0 भी आएगी, C0 C1 भी आएगी, C0 C2 भी आएगी, C0 Cn भी आएगी। सिमिलरली ये वाली सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, फिर ये वाली भी आएंगी, फिर एंड में ये वाली टर्म्स भी आएंगी। अच्छा, इन सभी का तो ऐड होके आंसर आ रहा है। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इन सभी को ऐड करूंगा, इनका ऐड होके ये वाला आंसर है अपना जो इसने पूछा है। ठीक है ना? रीजन क्योंकि सारा कुछ ऐड हो रहा है। ऐड कहाँ पर हो रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो ये सारा कुछ प्लस हो रहा है। खुलने के बाद सी नोट के बीच में प्लस है, फिर ये प्लस है, फिर ये प्लस है, फिर यहाँ के ओवरऑल प्लस है। ये भी सारा कुछ प्लस हो गया, सारा कुछ प्लस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका पूरे का आंसर, ये जो क्वेश्चन था इस पूरे का आंसर क्या है? इन सबकी एडिशन। ठीक, इतनी चैट में बताओ, बात समझ आई? पूरा जो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स बन गई एक तरह की है, इन सभी की एडिशन उसका आंसर है। ठीक है, सब जा रहा है, बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब सीखने वाली बात देखो क्या है। सीखने वाली बात ये है, इसको मैट्रिक्स की तरह कंसीडर करें तो देखो इस वाली चीज को मैं मान लेता हूँ आई है। ये वाली चीज जो चल रही है इस साइड आई है, मतलब यहाँ पे कौन वेरी हो रहा है? ये 0 1 2 n, ये वाली चीज आई से डिनोट होगी। यहाँ पे ये वाले चेंज हो रहे हैं, दूसरे वाले सी का सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, 0 1 2 n। तो यहाँ पे आई अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, आई अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, आई 2 बनेगा तो यहाँ पे 2 बनेगा, अगर आई यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n आएगा। सिमिलरली इधर के चेंज को मैं j से डिनोट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में यहाँ पे j कितना है? 0, j कितना है? 1। मतलब इस पर्टिकुलर रो के लिए j की वैल्यू क्या है? 1। ये वाला पहला जो c है उसका सबस्क्रिप्ट j से डिनोट हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे j कितनी है? 2, यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है? n। तो ये पर्टिकुलर रो में j फिक्स हो रहा है और ये कॉलम्स हैं जो i से डिनोट हो रहे हैं। ठीक, ऐसा दिख रहा है। अगर मैं बात ध्यान से, ये डायगोनल बनेगा इसका, ये वाली एंट्रीज हैं जो ये सारी जाएंगी, ये डायगोनल बनेंगी। ये क्या बनेगी? डायगोनल। डायगोनल के अंदर कौन आ रहा है? C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर। सॉरी,
थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या है, ये पूरा का पूरा डायगोनल बना है। तो मुझे बता सकते हैं डायगोनल का सम कितना आएगा? तो मुझे बता सकते हैं डायगोनल का सम कितना आएगा? तो चैट में फटाफट बताओ डायगोनल का सम कितना आएगा? C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। हाँ भाई, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर। आप लोग भूल गए शायद। ये देखो, मैंने ऊपर ऊपर अभी आपको कुछ रिजल्ट कराए थे। ये देखो, ये चीज देखो, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर टू स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर कितना होता है? 2nCn। इसका मैंने प्रूफ दिया था आप लोगों को, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी मुझे बात पता चली कि ये जो सारी टर्म्स लिखी है मैंने, सारी टर्म्स लिखी है, इसके अंदर जो डायगोनल का सम है, डायगोनल का सम है वो कितना है? वो कितना है? 2nCn। 2nCn। अच्छा, इन सब की पूरी एडिशन का सम किसके इक्वल है? ये पूरा डब्बा है, जो ये पूरा बॉक्स है, कोई मुझे बता सकता है ये पूरे बॉक्स का सम कितना है? इस पूरे बॉक्स का सम कितना है? भाई देखो, आप लोगों से करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि चीज कैसे की जाती है। पूरे बॉक्स का सम कितना है? हाँ, तान्या का आंसर बिल्कुल ठीक, मैंने अभी बताया था। अभी हमने लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे ये सारा बॉक्स का सम कितना था? 2 की पावर 2n। ठीक, डायगोनल का सम ये आ गया। ठीक, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, डायगोनल पर जो एंट्रीज हैं और डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम है। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तरह सी नोट इंटू C1 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है सी नोट की। ठीक, जो C0 C2 की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है? C2 C0 की। ठीक, जो वैल्यू C0 Cn की होगी होगी Cn C0 की, एक ही बात है ना। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, डायगोनल के एक तरफ जो वैल्यूज हैं, डायगोनल के इस तरफ जो वैल्यूज हैं उसका सम सेम होगा। ठीक, मैं मान लेता हूँ डायगोनल की एक तरफ जो सारी एंट्रीज हैं उसका सम कितना है? x। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो की एक तरफ है वो उसका सम मान लिया x, डायगोनल के लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू का सम bx, क्योंकि दोनों तरफ एंट्री सेम है, तो जो सम होगा x वही सम नीचे आएगा x। और जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनका सम मान लेता हूँ मैं y। ठीक, ऊपर भी जितना दिया हुआ है सम x होगा, जो नीचे दिया हुआ है उसका भी सम क्या होगा? x, क्योंकि सेम ही है, जो ऊपर एंट्रीज है वही नीचे एंट्रीज है, और डायगोनल की एंट्रीज का सम मान लिया मैंने y है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। कोई बताएगा 2x प्लस वाई किसके इक्वल है? कोई चैट में बताएगा 2x प्लस वाई क्या होगा? 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? यार फटाफट रिस्पॉन्स दो यार, बहुत टाइम ले रहे हो रिस्पॉन्स देने में। 2 की पावर 2n, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि पूरे बॉक्स की इक्वल है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। ठीक, एकदम बढ़िया, समझ आ गया बात, क्योंकि पूरे बॉक्स का सम हमें पता है 2 की पावर 2n है। जो ये y है, y की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है? 2nCn। y की वैल्यू कितनी है? 2nCn। जो ऊपर की वैल्यूज हैं वो x है, जो नीचे की वैल्यूज हैं x है। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n, y को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। मेरी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। इतनी सी थ्योरी क्लियर हुई। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार चैट में बताओगे थ्योरी समझ आ गई सारी, कि x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? यस और नो, थ्योरी समझ आ गई सारी? भाई सभी रिस्पॉन्स दे दो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन भी कराऊंगा 2 इससे रिलेटेड, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सभी रिस्पॉन्स दो यार। आज थोड़े सुस्त लग रहे हो आप लोग, रिस्पॉन्स ही ना दे रहे ढंग से। चलो कोई बात नहीं, चलो, तो ये थ्योरी अपनी क्लियर हुई। अब ध्यान से ऑब्जर्व करने की बात क्या है, मतलब एक चीज तो आप याद रखो, डायगोनल की एंट्रीज का सम y की वैल्यू 2nCn, ऊपर कितनी एंट्री x, नीचे कितनी एंट्री x प्लस x 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। ये चीज याद रखनी है। अब और क्या ऑब्जर्व करना है? ऑब्जर्व करना है क्या, देखो देखो, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज में दोनों c का सबस्क्रिप्ट क्या है? सेम है।
ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है तो ये 1 है, ये n है तो ये n है। अच्छा, डायगोनल के इस तरफ मुझे बताओगे कुछ कि i बड़ा है या j बड़ा है? कोई भी c की वैल्यू देखो, कोई भी टर्म देखो, c इंटू सी, उसके चेक करो हर एक टर्म के अंदर i की वैल्यू बड़ी है या j की वैल्यू बड़ी है? कोई भी टर्म उठा के देखो डायगोनल के ऊपर वाली तरफ, जो दो c मल्टीप्लाइड है, c मल्टीप्लाइड है, मान लो ये x है ये y है, हर एक टर्म के अंदर बताओ कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? ध्यान से देखें तो बताओ x बड़ा है या y बड़ा है? अगर जनरल टर्म मैंने x y मान ली तो x बड़ा है या y बड़ा है? सबका आंसर आ रहा है y। तो इतनी सी बात पता चल गई हमें कि ऊपर वाली टर्म्स हैं जो उसके अंदर c वाले का, ये y बड़ा है x से। और सिमिलरली अगर नीचे देखें तो सी वाई जो जनरल टर्म है उसके अंदर कौन बड़ा है? x बड़ा है y से, और ऊपर कौन बड़ा है? x छोटा है किससे? y से। इतनी सी बात, और सभी का चैट पे रिस्पॉन्स भी आ गया। ठीक, ऊपर y बड़ा है, नीचे x बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है अपना ये वाला। अब सारी थ्योरी क्लियर हुई, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबमिशन करो सी आई सी जे का, पर कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू है जो जे से छोटी होनी चाहिए, आई की वैल्यू है जो जे से छोटी होनी चाहिए, और आई क्या है? 0 से बड़ा होना चाहिए, और जे एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आई और जे दोनों एन से छोटे हैं, पर कंडीशन ये भी दे दी कि आई की वैल्यू जे से भी छोटी है। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा रीजन हमें निकालना है। ये मान लो ये वाला रीजन को मैं बोल रहा हूँ P, इस वाले रीजन को बोलता हूँ Q, इस वाले को बोलता हूँ R। तो कौन से रीजन का सम पूछ रहे हैं निकालने के लिए? कोई बता सकता है? कह रहा है I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए। I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन जो था रीजन ऊपर वाला, नहीं भाई, I की वैल्यू J से छोटी कहाँ पे दिख रही थी? ऊपर वाले में तो I की वैल्यू बड़ी थी ना। इस वाले में तो आपने बताया था I J से बड़ा है। I ये वाला डिनोट कर रहा हूँ ना, I। P रीजन ठीक है बिल्कुल, ये P, ये Q, ये R। तो हमें निकालना है क्या है? ये P निकालना है, क्योंकि तो P के अंदर ऐसा है कि I की वैल्यू J से छोटी है। उसने क्या बोला? I की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई, I की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है? I की वैल्यू J से छोटी रखनी है, मतलब I और J बराबर नहीं हो सकते। I और J बराबर नहीं हो सकते तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो लेने नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स में I और J बराबर होते हैं, तो लेना क्या है? वो वाला रीजन जहाँ पे I की वैल्यू J से छोटी होती है। I की वैल्यू J से छोटी होती है। राउंड सही है तुम्हारा जो भी कर रहे हो तुम। I की वैल्यू J से छोटी होती है, और I की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब I की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ सकते हो, पर ध्यान रखना है कि I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए हर हाल में। I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए, तो ये वाला रीजन आएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था ये रीजन की वैल्यू क्या होती है? x मान ली, इसको y मान लिया, इसको भी x मान लिया। मुझे निकालना क्या है? ये वाला x निकालना है। तो हमें पता है कि x 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के। ठीक, हमें y भी पता है क्या होता है। y कितना होता है? 2n cn। ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर दूंगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा x आ जाएगा। और x क्या होगा? वो वाला रीजन जहां पर I की वैल्यू J से छोटी होती है। जब मैंने थ्योरी तो पहले ही समझा दी थी, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इस x को रिप्रेजेंट करना ये, और अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि इस वाले x की वैल्यू बताओ, उस x की वैल्यू भी ये होती, उसके लिए क्वेश्चन क्या बनता कि J की वैल्यू, I की वैल्यू है जो J से बड़ी होनी चाहिए। I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? J से बड़ी। बताओ क्वेश्चन समझ आया? देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है। डायगोनल एलिमेंट का सम 2n ऊपर x नीचे x, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 2n का, सॉरी हाँ 2n, काम खत्म। अच्छा, कोई मुझे बताओ फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया जो मैंने आपको कराया ना अभी। मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये, तो 2x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x का आंसर ये आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ अगला क्वेश्चन मैं आपको, अगला क्वेश्चन है ये वाला।
लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, CI CJ दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है, कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा? मतलब इसी के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, मुझे बता दो क्या ऐड करूं कि आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये एक्स है, ये वाली डायगोनल मान लेता हूँ, ठीक है। ये एंट्रीज क्या थी, वाई थी, और ये भी क्या थी, एक्स थी। अब मैंने क्वेश्चन दिया है, मुझे बताओ क्या करना है, कौन कौन सा रीजन आएगा। ये एक्स है, ये एक्स है, और ये मान लेता हूँ ये वाला है, ये वाला रीजन है वाई। हाँ, मुझसे क्या, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से, कोई बता सकता है किस किस को ऐड करना है इस क्वेश्चन के लिए? एक्स और वाई की टर्म्स में बता दो कि किसको ऐड करूं। आई की वैल्यू जे या जे से छोटी हो सकती है, जे के बराबर भी हो सकती है। वृद्धि आंसर ठीक नहीं है तुम्हारा, टू ऑफ रीजन वाई नहीं। भाई देखो साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन, भाई एक बार आंसर तो दो, सभी लोग दो आंसर, करने का ही क्या है इसके अंदर। आई की वैल्यू कह रहे हैं कि जे से कम होनी चाहिए, जे के बराबर हो सकती है। आई के बराबर कहाँ पे हो सकते हैं, इस डायगोनल वाली एंट्री में, इस डायगोनल वाली एंट्री में, ठीक। तो ये वाले एलिमेंट्स तो रखने ही है, वाई को तो रखूंगा ही, क्योंकि आई और जे यहाँ पे बराबर है। और साथ में कौन सा रीजन रखना है, वो रीजन जहाँ पे आई की वैल्यू जे से कम होती है, जहाँ पे आई की वैल्यू जे से कम होती है, वो कौन सा रीजन होता है, ये वाला, ये वाला पूरा। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स मैंने यहाँ पे निकाल ही दी है, एक्स की वैल्यू ये होती है, और वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2n CN। ये चीज ऐड कर देनी है मेरे को इसी के अंदर, एक्स के अंदर ये चीज ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई चैट पे समझ आया क्वेश्चन? ठीक, तो इस तरह से किए जाते हैं डबल समीशन के क्वेश्चन। आप बस ये मैट्रिक्स को याद रखना, वो हेर फेर डालेगा, आई की वैल्यू जैसे कम जैसे बड़ी। कई बार यहाँ पे जीरो दिया हुआ है ना, जीरो की जगह यहाँ पे वन ले आ सकता है, यहाँ पे क्या लेके आ सकता है, वन लेके आ सकता है। अगर यहाँ पे वन लेके आएगा तो उसी हिसाब सोचोगे कौन सी एंट्रीज आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर यहाँ पे वन होता तो मतलब वो वाली एंट्रीज भी आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती, ये आंसर तो निकाल लेते आप, इसके अंदर से वो एंट्रीज माइनस करनी पड़ती जब सी आई सी जे, यहाँ पे सी वन होता है जब, क्योंकि यहाँ पे आई सॉरी सी यहाँ पे जब जीरो होता है, वो वाली एंट्रीज माइनस करनी पड़ जाती है आपको। यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो होती, क्योंकि आई को मैंने वन फिक्स कर दिया, तो सी जीरो के साथ कौन कौन आ सकता था, सी वन आ सकता, सी जीरो सी वन, सी जीरो सी टू, सी जीरो सी एन तक जा सकता, जीरो सी एन तक। तो ये एंट्री सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाती और हमें, अगर आई की शुरुआत वन से होती, मतलब आई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी, आई अगर जीरो होता तो ये वाली एंट्रीज एक्स्ट्रा आती, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। कर लोगे डबल समीशन का क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बाइनोमियल में, वो टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब न्यूमेरिकली मानी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एक टर्म लिखी हुई है -5 और एक लिखी हुई है 2, तो आपको बोलता हूँ कौन बड़ा है, बोलोगे 2, पर मैं कहता हूँ न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, न्यूमेरिकली मानी मोड वाली टर्म, मोड ऑफ -5 बड़ा है, मोड ऑफ 2 बड़ा है, तो आप आंसर 2 सॉरी ये वाली टर्म बड़ी है क्योंकि 5 बन जाएगा। न्यूमेरिकली मानी मतलब अमाउंट वाइज, अमाउंट किसका बड़ा है, आप साइन ना देखो माइनस या प्लस। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे कराऊंगा, थ्योरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखो ध्यान से। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब पूरी इन सबके अंदर जो सी टर्म सबसे बड़ी है, बाइनोमियल कोफिशिएंट को नहीं देखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ एक्स को मिला के देखना है। ठीक है, ये पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरी टर्म की वैल्यू, इस पूरी टर्म की वैल्यू, एक्स को पुट करने के बाद ये वैल्यूज बन जाएंगी ना कुछ ना कुछ, तो पुट करने के बाद इनमें से कह रहा है कि कौन सी टर्म सबसे बड़ी है वो निकाल के दो। करने का तरीका, मैं मान लूंगा कि टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, मतलब मैंने मान ली कि ये वाली टर्म टी आर से बड़ी है, तो मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगा कि किस आर के लिए ये वाली टर्म मेरी पिछली वाली बड़ी आ रही है, वो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म मेरी सबसे बड़ी है। आपको फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए ये वाला। ठीक है, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, टाइम लगता। आर शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x, इस वाले के लिए काम कर रहे हैं, इस वाली एक्सपेंशन के लिए। एन आपको दिया जाएगा, ठीक है, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या करना है आपने, 1 प्लस एक्स, प्लस के साथ जो वाली भी चीज है उसको मोड में रखना है, मोड ऑफ एक्स।
प्लस नीचे भी क्या है 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। तो ये चीज याद रखने को कि आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो सी भी आर की वैल्यू आएगी उससे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या बनाओगे? ठीक है, तो आर शुड बी इक्वल टू दिस। इसको सोल्व करके हमारी आर की वैल्यू आएगी, उससे हम बता सकते हैं हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे समझ ज्यादा आएगा। ठीक है, देखो मान लो मैंने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया और आर आ गया मेरा लेस देन, इसको मान लो ये कोई भी एक्स और एन की वैल्यू होती और सोल्व करके मेरा आ जाता मान लो आर लेस देन टू 10.3। अब आर क्या होता है? आर तो एक इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है बेसिकली। आर क्या होता है? होल नंबर। तो मैं क्या करूंगा, आर कह रहे लेस देन इक्वल टू 10.13, तो आर की वैल्यू मैं देखूंगा 1 2 3 अप टू 10 होगा क्या? मतलब आर की वैल्यू जब जब 10.3 से छोटी हो, पढ़ने का तरीका सीखो, आर की वैल्यू जब जब 10.3 से छोटी होगी ये चीज होल्ड करेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन टी आर, उसको सोल्व करके मेरी आर की वैल्यू आनी थी। ठीक है, इसको सोल्व करके आर की वैल्यू आ गई। ये कहता है कि आर की वैल्यू जब तक 10.3 से छोटी होगी ये इक्वेशन होल्ड करेगी, ये इक्वेशन होल्ड करेगी। मतलब आर यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो टर्म तो होती नहीं, टी 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है कि आर की वैल्यू तक 10.3 से छोटी है, ये वाली इक्वेशन होल्ड करेगी। आर अगर 1 लिखा, आर 1 लिखा तो मतलब T2 ग्रेटर देन T1, मैंने लिख दिया T2 ग्रेटर देन T1। फिर आर की वैल्यू 2 है, आर वैल्यू 2 के लिए फिर से ये होल्ड करेगा, तो क्या आएगा T3 ग्रेटर देन T2 मैंने लिख दिया। फिर आर की वैल्यू 3 भी हो सकती है एक टाइम पे, अगर 3 हो सकेगी तो मैं क्या लिखूंगा T3 देन T2, फिर T3 ग्रेटर देन T4। कब तक जाना है? 10 तक जाना है। जब 10 जाएगा तो उस केस में क्या आएगा T11 ग्रेटर देन T10, तब तक होल्ड करेगी। अब आर की वैल्यू अगली होगी 11, आर को मैं 11 जैसे रखूंगा तो ये चीज होल्ड नहीं करेगी। फिर क्या होगा, ये वाली टर्म बड़ी होने लग जाएंगी। देखो साइन बदल गया, ये क्या है? लेस देन, ये साइन भी इसका, मतलब T11 है जो इन सबसे बड़ा है और T11 जो है इन सबसे बड़ा है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया, ये मानते हुए कि मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ कि मेरे को एक टर्म निकालनी है जो पिछली टर्म से बड़ी हो या अगली टर्म से बड़ी हो। तो मैंने मान लिया, इसको मान लिया, तो ये आ गया। ये क्या कहता है कि आर की जो वैल्यू आएगी तब तक ये इक्वेशन होल्ड करेगी। जब तक इक्वेशन होल्ड कर रही है तो मैं लिखता गया T2 T ग्रेटर देन T1 से बड़ा, T3 T2 से बड़ा, T10 T9 से बड़ा, T11 T10 से बड़ा। क्योंकि आर 10 तक पुट करना था इसको सोल्व करते हुए, जैसे आर 11 तो पुट कर नहीं सकता, आर की वैल्यू 11 पुट करने के लिए ये चीज होल्ड ही नहीं करेगी, तो उल्टी चीज होल्ड करेगी, फिर ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा, तो T11 बड़ी हो जाएगी। ये तो तब है जब आर लेस देन आया, एक ये क्या है, एक रियल नंबर आया 10.3, प्योर इंटीजर नहीं आया। जब प्योर इंटीजर नहीं आया 10.3 10.2, उस एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आती है कि आर की वैल्यू तो 10.3 के इक्वल तो हो नहीं सकती, आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 10 हो सकती है, 10.3 तो हो नहीं सकता। तो आर में 10 पुट करके एक ही टर्म को ऑब्टेन कर सकता हूँ जो कि सबसे बड़ा है। ठीक, पर अगर मेरा केस होता, केस मेरा होता ऐसा, आर लेस देन इक्वल टू 17, यहाँ पे क्या आ गया? प्योर इंटीजर। उस केस में क्या होता मेरा, जब 17 को पुट करता तो टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर कर रहा हूँ जब मैं न्यूमेरिक ग्रेटेस्ट के लिए, तो आर की वैल्यू कहाँ से शुरू करता? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। कब तक पुट कर सकता था आर की वैल्यू? 17 तक। जैसे ही मैं 17 पुट किया तो यहाँ बन गया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, आर की वैल्यू 17 पुट करी तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 17। उस केस में दो टर्म्स इक्वल आती है जो कि ग्रेटेस्ट होती है। ध्यान ना, अगर सोल्व करके यहाँ पे फ्रैक्शन आता है तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी 10 के कोरस्पॉन्डिंग। पर अगर यहाँ पे इंटीजर आता है, यहाँ पे इंटीजर आता है, उस केस में कितनी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगी? दो। आखिरी वाले पॉइंट के लिए 17 के लिए जब पुट करोगे तो ये 18 बनेगा और ये 17 बनेगा, तो उस टाइम दो टर्म्स इक्वल आएंगी। आपको बस याद रखना है, क्वेश्चन में कराऊंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ज्यादा हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, वो अपने काम के लिए इस टाइम के लिए। जब मैंने लिखा 1 + x की होल पावर n, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे आप। n की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, मोड के अंदर x को रखोगे, मोड के अंदर कौन सा x रखोगे? जो 1+ के साथ यहाँ पे ये चीज दिखेगी उस वाला x रखोगे यहाँ पे, तो उसको सोल्व करके r की वैल्यू आएगी। r अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन आता है तो जोन सा भी 10.3 के नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है कौन सा है? 10, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म ग्रेटेस्ट आएगी। अगर यहाँ पर इंटीजर आता है तो दो टर्म्स बड़ी आएंगी जो कि बराबर होंगी 18 और 17। चैट में बताओ समझ आया? प्रोसेस समझ आ गई? क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन देखो, कह रहे कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर 25 व्हेन x = -1/5। आप ये मत करना कि भाई x को यहाँ पे आपने -1/5 पुट कर दो
-1/5 पुट करके ये 2 आप कहोगे 2 इंटू -1/5 कितना बन जाएगा 1 - 2/5 1 - 2/5 होल पावर 25 और आपको इसका आंसर तो ये आ रहा है। आप पूछ रहे हो कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म है, इसके अंदर तो सोल्व करके आंसर आ रहा है भाई। आपने जब x को -1/5 पुट कर दिया तो आपने तो इसका क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया, सारी टर्म्स का सम निकाल दिया। ये तो आपने x को -1/5 पुट किया। एक्चुअल में तो क्या होता है, इसकी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन खुलती है तो बहुत सारी टर्म्स आती हैं, हर एक टर्म के अंदर x इन्वॉल्व होगा, हर एक के अंदर x इन्वॉल्व होगा। x को जब आप पुट करोगे हर एक टर्म के अंदर, हर एक टर्म अलग अलग वैल्यू देगी, हर एक टर्म अलग अलग वैल्यू देगी। वो x की वैल्यू पुट करने के बाद वो कह रहा है कि कौन सी टर्म सबसे बड़ी आ रही है वो निकालो। ये काम नहीं करना कि x को -1/5 पुट करके आंसर निकालने बैठ गए। वो कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो तो दुनिया भर की टर्म्स खुलेंगी, उसके अंदर फिर x की वैल्यू -1/5 पुट करके आप आंसर निकालोगे। ठीक, अब करने का तरीका देखो, मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, ये वाला है। ठीक, अब ध्यान से देखो, के इधर जो सी भी चीज होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, x बोलता हूँ। यहाँ पे x की जगह क्या है 2x। फॉर्मूला लगाया मैंने, r शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1। तो मुझे बता सकता है इस फॉर्मूले को लगा के सबसे बड़ी टर्म कौन सी आ रही है, एक बार बताओ। r की वैल्यू बताओ सबसे बड़ी कौन सी आएगी, जल्दी सोल्व करके बताओ r की वैल्यू। वो ज्यादा टाइम ले लो, n की वैल्यू तो दे रखी है आपको, n की वैल्यू तो 25 दे रखी है। विशेष का आंसर आया 4। सभी निकालो यार आंसर। मैंने तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए बोला है। n कितना दिया हुआ है आपको 25, x की वैल्यू दी हुई है -1/5। बस आपको फॉर्मूले में क्या करना है, इस x की जगह 2x पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है 2x, क्योंकि क्वेश्चन में 2x दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहे हो यार, ये देखो मैं करके देता हूँ। x को तो -1/5 पुट करना ही था, पर x की जगह यहाँ पर क्या है 2x। तो 2 इंटू -1/5 कितना बनेगा, -2/5 मोड दिया हुआ है, तो मोड के अंदर वो क्वांटिटी हटेगी तो +2/5 भी आ जाएगा। ये कितना बनेगा +2/5, नीचे भी कितना आ जाएगा +2/5। इसको सोल्व करोगे तो 52/7 आएगा। आपने x पुट कर दिया होगा ना यहाँ पे, मैंने कहा था 1 प्लस, राहुल का आंसर नहीं, तान्या का ठीक आया है, विशेष का आंसर ठीक आया है, राहुल का ठीक नहीं है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n में ये जो चीज होती है ये x कहलाता है। यहाँ पे x की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x, तो x की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पर आप 2x पुट करोगे यहाँ पर। ठीक, तो 2x पुट किया तो ये सोल्व करके आंसर आया। r की वैल्यू कितनी आई, लेस देन इज इक्वल 7.5। अब ये 7.5 आया तो ये देखो यहाँ पे इंटीजर तो आया नहीं है, r कितना हो जाएगा 7। r अगर 7 हुआ तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, +1 थी ना, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा T8। T8 क्या हो जाएगी आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, अगर वो पूछता है कि वैल्यू निकाल तो आप क्या करोगे, इसमें से T8 की वैल्यू निकाल दोगे, T8 की वैल्यू निकाल के आंसर दे दोगे आप। भाई बताओ समझ आया, अगर ये समझ आया ये क्वेश्चन करो आप लोग। ये लो, ये बताना, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसके अंदर 1 + x की होल पावर 8 में x = 1/3 है। मेरे को ग्रेटेस्ट टर्म ही निकाल के दो, क्या आएगी वैल्यू निकाल के दो इस क्वेश्चन के अंदर। x दिया हुआ 1/3, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 4x की होल पावर 8। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक बार लिखो फिर से फॉर्मूला, r = बताओ क्या था फॉर्मूला, देखो n+1 mod x, याद रखो ऊपर n+1 आता है, नीचे 1 + mod x आता है, ऊपर एक्स्ट्रा mod x आता है। ठीक, फॉर्मूला लगा लो, देखो आंसर आएगा इसका T6 आ रहा है सबसे बड़ा आंसर इसका। r की वैल्यू निकालते हैं, n+1 किया तो कितना बनेगा 8+1, 8+1 mod x कितना आएगा 1/3, डिनोमिनेटर में भी कितना है 1 + 1/3। ठीक, सोल्व किया तो कितना आ जाएगा ये 9/3, ऊपर कितना बचा 3, और यहाँ से 3 जाएगा एलसीएम, नीचे बचेगा 4। नहीं, क्या कर रहा हूँ ना, 8 9 9 + 3 = 22, 22 + 4 = 26, 26 + 4 = 32। 32 + 4 = 36, 36 + 4 = 48। 48 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52 + 4 = 52। 52 + 4 = 52, 52
9 को 3 से किया, 3 9 कितना आ रहा है आंसर? 36/7 आ रहा है। हाँ, इसको सोल्व करेंगे तो 36/7 आ जाएगा। 36/7, ठीक है। 1 + 4x है ना, यहाँ पे 4 आएगा, 4 इंटू, यहाँ पे भी 4 इंटू, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। तो r लेस देन 5 पॉइंट समथिंग, तो r की वैल्यू कितनी लूंगा? 5 लूंगा। r की वैल्यू लूंगा 5, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी आ जाएगी? 6 टर्म आ जाएगी, T6, ठीक। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मैं नोट्स दूंगा। देखो ये पूरा क्वेश्चन प्रोसेस बेस्ड है, मैंने छोटे तरीके से करा दिया आपको। प्रोसेस बेस्ड करके भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। T6 आंसर आया न्यूमेरिकली। मैं आपको नोट्स दूंगा, इसके अंदर और भी क्वेश्चन है। आप सारे अच्छा, जैसे ऐसे आता है क्वेश्चन 3 - 2x है, तो आपको फॉर्म कौन सी बनानी है? 1 + x वाली। कौन सी बनानी? 1 + x वाली। तो 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन लोगे तो 3 की पावर n बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 - 2x बाय 3 की होल पावर 9। तो इसको कंपेयर करोगे किससे? अब ये प्लस ले लेना यहाँ पे और इसको माइनस में डाल देना, ठीक। तो इस बार x क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूले के अंदर? n+1, n+1 मोड के अंदर कौन आएगा? -2x/3, -2x/3, ठीक। अब कौन 1 प्लस मोड के अंदर कौन आएगा? -2x/3। बताओ चैट पे समझ आ रहा है? अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है, ये सुन लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो 3 को कॉमन लोगे बाहर, 3 की पावर 9 बनेगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। आपको 1 + x की फॉर्म बनानी है, x वैल्यू आ गई ये वाली। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, तो आप अपने वाले जो मैंने मेथड बताया उससे कर सकते हो। प्रोसेस देखनी है तो ऐसी है, बहुत लेंथी जाता है, कोई फायदा नहीं। जो मैंने बताया बढ़िया तरीका है, नहीं तो बहुत लंबा है, ठीक। तो बाइनोमियल यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। बाइनोमियल आप लोग देखो, दो कंप्लीट हुआ, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बाइनोमियल। अब मैं स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहा हूँ। 20 मिनट बचे, अभी भी हमारे पास 1 महीना है। डेट एक्सटेंड शायद हो जाए आगे फर्दर, तो और आगे खींच लेंगे, तो अभी ठीक है, अपने काफी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल कराऊंगा पहले मैं, थोड़े फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं आज स्ट्रेट लाइन के। तो नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन बाइनोमियल। अब आपसे उम्मीद है कि आप मेंस प्रीवियस ईयर्स मेंस लगा लो, एडवांस ऑब्जेक्टिव भी लगा लो, बुकलेट अगर आपके पास है तो। जिनके पास नहीं थी उसको मैंने सिंगेज दे दी है, किसी को डीपीपी दे दी है, जिसने जो मांगा उसको दे दिया था मैंने। तो आप वो कंप्लीट करो, बढ़िया है। इस लेवल तक का ट्राई करते रहो बहुत बढ़िया तरीके से। उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, पेपर में ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। मैं उतनी थ्योरी कवर जरूर कर रहा हूँ जिससे आपका मेंस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सर डेट उम्मीद तो है ही कि एक्सटेंड होनी है, केसेस तो काफ़ी हैं ही। बाकी आप लोग पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो हमें फ़ायदा है, हम और आगे नए नए चैप्टर करते रहेंगे। तो अभी तो हम मान के चलते हैं कि एक्सटेंड नहीं होती, तो 1 महीना है हमारे पास। 1 महीने के हिसाब से हम काफ़ी कर लेंगे, 8-9 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे। कैलकुलस मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि आप लोग अपनी तरफ से करते जाओ। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और पीएनसी प्रोबेबिलिटी मैं कराऊंगा आप लोगों को, और जब अगर टाइम है तो कैलकुलस भी हो जाएगा अपना, ठीक। पर फिर भी रिस्क क्यों लेना, कैलकुलस आप अपनी तरफ से करते जाओ। टाइम मिलेगा तो हम फटाफट करेंगे कैलकुलस को भी। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स जो हमें चाहिए होते हैं, फॉर्मूले छोटे मोटे, आज वो देख लेते हैं, फिर कल स्ट्रेट लाइन पाएंगे। देखो ट्राइंगल की कंडीशन, एक ट्राइंगल कब बनता है? चैट पे कोई मैसेज आ रखा है किसी का, सर किसी दिन क्लास में क्वेश्चन करा लो कैलकुलस के। ठीक है, कैलकुलस भी उठा लेंगे, फंक्शंस लिमिट्स वगैरह के लिए, ठीक है, करते हैं जुगाड़ कोई क्वेश्चन का भी, कैलकुलस भी उठा लेंगे। ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो, एबीसी एक ट्राइंगल दिया हो। अब ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, ये तो आपको पता ही है कि एंगल बी अगर एंगल सी से बड़ा है तो ऑपोजिट साइड भी उससे बड़ी होगी, अगर एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है। नहीं, आज मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा राहुल। स्ट्रेट लाइन सर्कल मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर ये कंप्लीट हो जाए स्ट्रेट लाइन सर्कल। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 दिन का है, हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन और सर्कल से एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा दूं और फिर स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन बाद में कराऊं, क्योंकि ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। मेरे को स्ट्रेट लाइन सर्कल थोड़ा देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले, वो अच्छे तरीके से तभी हो पाएगा, ठीक है राहुल। चलो
अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो साइड बी साइड सी से बड़ी होती है। तीनों एंगल का सम तो हमें पता ही है ये होता है, ठीक है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये भी हमें पता है एक ट्राइंगल की कंडीशन। और उसके बाद क्या आता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं ना, तो इससे आप इस पर ध्यान दो बढ़िया तरीके से, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। फिर ट्राइंगल की कंडीशन हमने पढ़ ली। उसके बाद देखो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे। देखो ए से डी तक, बी से बी ये साइड तक, फिर एंगल सी से इस साइड सी पे, मैंने ये तीनों एंगल बाइसेक्टर बनाए। एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, ठीक। ये a/2 a/2, ये c/2 c/2, ये b/2। अब साइड लेंथ कितनी होती है, साइड लेंथ किसकी, एंगल बाइसेक्टर की। ए से लेके डी वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, इसकी लेंथ लिखने का तरीका देखो, AD इज इक्वल टू कितना होगा, क्या करना है, ये एंगल बाइसेक्टर है जो, इसके इस तरफ साइड कौन सी है, बी, इस तरफ कौन सी साइड है, सी। इस बी और सी का क्या ले लो, हार्मोनिक मीन, 2 × BC अपॉन B + C, ये ले लिया हार्मोनिक मीन। और मल्टीप्लाई किससे कर दो, कोस। कोस का एंगल क्या लोगे, जिसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है उस एंगल का आधा, वो एंगल कितना है, a/2। सिमिलरली एंगल सी से अगर ये वाली लेंथ निकालनी होती तो मैं क्या करता, बी और ए का हार्मोनिक मीन लेता, तो कितना आता, 2AB अपॉन A + B, और मल्टीप्लाई किससे होता, कोस। कोस का एंगल कितना आता, c/2, कितना आता, c/2। तो ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड आप बात याद रखोगे कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी हो तो ये होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद अच्छा, एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। क्या बोला जाता है, इन सेंटर, ये याद रखोगे आप लोग, इन सेंटर, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज, इस इन सेंटर को सेंटर मान लूं, इस इन सेंटर को इन सेंटर मान लूं, और साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, या इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, या इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। अच्छा, इस रेडियस मान लेता हूँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको सेंटर मान लिया, तो यहाँ से क्या होगा, एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये एक सर्कल अंदर बन जाता है, इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। इन सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है हमें, इन सेंटर चाहिए होता है। इन सेंटर कैसे आता है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर जो इन सेंटर आया, इन सेंटर से किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर कर दो। देखो जरूरी नहीं होता कि एंगल बाइसेक्टर होता है, जो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसने तो एंगल को बाइसेक्ट किया है, ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे यहाँ पर कट करे, वो तो परपेंडिकुलर कोई चीज होती है तो 90 डिग्री होता है। एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि साइड का परपेंडिकुलर भी हो। पर मैं क्या कह रहा हूँ, इन सेंटर आया, फिर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ये जो लेंथ आती है ना, ये रेडियस, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर आती है। कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, हम मान के चल रहे हैं ये तीनों लेंथ इक्वल आती है। इन सेंटर और इसको रेडियस में सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल अंदर बन जाता है। इस सर्कल को क्या बोला जाता है, इन सर्कल। और ये जो लेंथ होती है इसको बोला जाता है इन रेडियस। क्या बोला जाता है, इन रेडियस। तो आपको तीन चीजें याद, क्या याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर, इन सेंटर से किसी भी साइड पे ये एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, वो लेंथ क्या होती है, इन रेडियस। इन सेंटर इस रेडियस को मानते हुए एक सर्कल बनाओगे तो एक अंदर सर्कल बन जाएगा ट्राइंगल के, उस सर्कल को क्या बोला जाता है, इन सर्कल। क्या है, इन सर्कल, ये याद रखना है आपको। तो इन सेंटर इन सर्कल का लेना देना किससे, एंगल बाइसेक्टर से। ये देखो ये आ गया, कॉन्ग्रुएंसी आराम से प्रूव हो जाएगा, आप लोग प्रूव करके देखना कि ये लेंथ बराबर आ जाती है, ठीक। तो सर्कल विच टचेस, देखो ये सर्कल है, तीनों साइड को टच किया ट्राइंगल की, इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। इन सर्कल क्यों, वो सर्कल ट्राइंगल के अंदर है। तो इस रेडियस की लेंथ कितनी होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर माने a + b + c/2, a + b + c/2। कोई कहता है कि इसका इन रेडियस चाहिए, तो इन सर्कल बनाया, वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ऑर्थो सेंटर, एक होता है सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर कैसे आता है, ऑर्थो सेंटर आता है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से 3 एल्टीट्यूड ड्रॉप्स करो, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉप करो, एक एल्टीट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड हो गया, ठीक। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, H से डिनोट किया जाता है। ये क्या चीज होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तीनों वर्टिसेस से, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H, इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, पेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। फिर अगला क्या आता है, मीडियन और सेंट्रोइड।
मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से इस तरह से बनाओ कि सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे। ठीक, बाइसेक्टर क्या करता था? एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता था। एल्टीट्यूड क्या करता था? सामने वाली साइड पे 90 डिग्री से प्रोजेक्शन होती थी उसकी। इसमें क्या होता है? मीडियन के अंदर सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोल दिया जाता है? सेंट्रोइड। और डिनोट क्या किसे किया जाता है? जी से। तो ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे उसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रोइड। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का खासियत देखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो साइड को तो 90 डिग्री पे कट करके जाती है पर उसको दो बराबर हिस्सों में भी बांट के जाती है। मान लो ऐसी लाइन है, वो जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास के जाए। देखो इसको करना क्या है, इन दोनों को बराबर हिस्सों में भी बांटा और 90 डिग्री पे भी बांट दिया। 90 डिग्री पे भी जाता है और दोनों को बराबर हिस्सों में भी बांटा जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये ऐसे जाए, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से जाए, वर्टेक्स से जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो हमें पहले ध्यान क्या रखना है कि वो दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए। उस बराबर, ये बराबर बांट दिए मान लो मैंने लाइन है, अब यहाँ से उस लाइन को एक 90 डिग्री पे खींच दो, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। तो जरूरी नहीं है ना वो वर्टेक्स से पास करे। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सर्कम सेंटर। मान लो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, एक हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक, ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सेंटर। क्या बोला जाता है? सर्कम सेंटर। अब सर्कम की खासियत क्या होती है? सर्कम सेंटर की दूरी इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वाले वर्टेक्स से बराबर होती है। जैसे इन सेंटर में क्या होता था? इन सेंटर की दूरी किससे बराबर होती थी? तीनों साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। और इसको रेडियस मान के सर्कल बनाते थे तो इन सर्कल बनता था। सर्कम सर्कल के अंदर क्या है, क्या आया? सर्कम सेंटर आया। सर्कम सेंटर की दूरी तीनों वर्टेक्स से क्या होती है? बराबर होती है। इस वर्टेक्स से भी, इस वर्टेक्स से भी, इस वर्टेक्स से भी, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाता है। तो इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के सर्कल खींचूंगा तो ऐसे जाएगा, तो एक सर्कल बन जाता है। ये क्या होता है? सर्कम सर्कल। अब सर्कम सेंटर कैसे आता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? एनी पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सर्कम सेंटर। इतनी बात क्लियर हुई? तो देखो नीचे बन गया अपना ये सर्कम सर्कल वगैरह। ठीक, सर्कम सर्कल को डिनोट किया जाता है ओ से। सर्कम रेडियस को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इन सेंटर को डिनोट किया जाता था आई से। रेडियस को डिनोट किया जाता था इन रेडियस को स्मॉल आर से। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर। चैट पे बताओ इतनी थ्योरी समझ आई? ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगी सर्कल के चैप्टर में भी, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी। तो मैं बहुत धीरे धीरे से कर रहा हूँ, पहली क्लास है ये, तो कल मैं फिर फटाफट इनको यूज में लूंगा। मैं एकदम बोलूंगा सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, तो आपको पता होना चाहिए दिमाग में कौन सी चीज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो प्रूफ नेसेसरी होगा वो मैं प्रूफ कराऊंगा, जो प्रूफ नेसेसरी नहीं होगा वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी भी चीजें कवर करनी है। अब ध्यान से देखो, राइट ट्राइंगल की खासियत है कुछ। राइट ट्राइंगल की खासियत क्या है? देखो मैंने आपको बोला था ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ऑर्थो सेंटर होता है कि इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालो, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में मैंने कहा कि इस वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डालो, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो। ये राइट ट्राइंगल है। देखो परपेंडिकुलर तो इस साइड खुद ही होगी भाई, यही चीज तो इस साइड से परपेंडिकुलर है। फिर मैंने कहा इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो। अब ये खुद ही 90 डिग्री है, ये इस पे परपेंडिकुलर पहले से ही है। ये वाली इस वाली से परपेंडिकुलर है, ये वाली इससे परपेंडिकुलर है। देखो दोनों परपेंडिकुलर तो यहीं मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी को मैं बोल दूंगा ऑर्थो सेंटर। तो राइट ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो वर्टेक्स ही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक, अब क्या कहूंगा मैं, इतनी सी बात क्लियर हुई। तो 90 डिग्री जहां पर बन रहा है वो पॉइंट क्या होगा? आपका ऑर्थो सेंटर राइट ट्राइंगल में। अब दोबारा देखो, ये क्या है? 90 डिग्री। फिर से राइट ट्राइंगल बनाया। अब मैं बताता हूँ सर्कम सेंटर कहाँ पर होगा। ये हो गया ये चीज। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ से सर्कल बना सकता हूँ। ये एक सर्कल बनाया, अगर ये सर्कल बनाया तो होगा क्या? देखो
अब बात है, ये चीज ट्राइंगल थी, मैंने ट्राइंगल के पार से एक सर्कल बना दिया, तो ये सर्कम सर्कल कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि एक ट्राइंगल होता है, उसका अगर कोई कम सेंटर होता है उसको रेडियस मान के यहाँ से सर्कल बन सकता है। तो एक ट्राइंगल के सर्कमस्क्राइब एक सर्कल तो होता ही होता है। तो एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ था, मैंने तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल बना दिया। अब मैं लोकेट होगी सर्कम सेंटर कहाँ पर होगा इसका। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है और ये एक ट्राइंगल है, एंगल इन सेमी सर्कल इस 90 डिग्री दिख रहा है, तो पक्की बात है ये चीज डायमीटर होगी। ये डायमीटर अगर हो गया, ये डायमीटर अगर हो गया तो ये एक सेंटर यहाँ पर ही आएगा इसका। डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या होगा, सेंटर, और ये पॉइंट ही क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का, सर्कम सेंटर। क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। क्योंकि सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या आती है, एक ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिले वो पॉइंट आया, इनको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करने के बाद इसको रेडियस मान और एक ये सर्कल बना दिया। सर्कल बना दिया तो ये पॉइंट क्या होता है उसका, सर्कल का सर्कम सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर, ये ट्राइंगल का भी सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया मैंने, सर्कल बनाया तो 90 डिग्री दिखा, 90 डिग्री दिखा, और इससे मुझे पता चला ये एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल बना तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का तो डायमीटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सर्कल क्या है, ये सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का इस ट्राइंगल का, तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा, तो ये सर्कम सेंटर हो गया। तो आपको याद रखना है, एक राइट ट्राइंगल के अंदर, एक राइट ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर, और जहाँ पे 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। बताओ चैट पे, बात समझ आई भाई? रिस्पॉन्स तो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ये, जो आगे क्लास में यूज होगी। मैं आपको क्या करूंगा आज, स्ट्रेट लाइन के कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? आप लोग उसको पढ़ना, वो थ्योरी समझ आ जाएगी जो मैंने भी कराई, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन भी ट्राई करना, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह है उनको एक बार देख लेना, ताकि अगली क्लास में फटाफट कर सकूं। मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, ठीक है? रीजन, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर थे, पहली बार पढ़ रहे थे ऑनलाइन, हो सकता था दिक्कत आती, इससे मैंने थोड़ी स्पीड स्लो रखी थी। क्योंकि अब 4 हो चुके हैं हमारे, अब थोड़ी स्पीड मेरे को इंक्रीज भी करनी पड़ेगी, सिलेबस को थोड़ा तेज खींचना है। तो मैं नोट्स आपको दूंगा, आप नोट्स रिवाइज करके जरूर आना, ताकि मैं अगली क्लास में जब कराऊं तो वो तेज हो सके, ठीक है? तो आज मैं आपको नोट्स दूंगा, मैंने अभी 3 पेज कराए हैं आपको, पर मैं टोटल आपको 17 पेज दूंगा स्ट्रेट लाइंस के। 17 पेज आप उसको ट्राई करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेक्शन फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। आप लोग उसको ट्राई कर लेना, ताकि मैं कल उनको फटाफट 10-15 मिनट में कवर करके स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट फॉरवर्डली आ जाऊँ। कोई डाउट होगा तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बाइनोमियल भी कंप्लीट हो गया। मैं आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग। तो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कुछ बतानी थी। देखो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, जितनी थ्योरी हुई जा रही है उससे रिलेटेड आप अगर मेंस के एग्जाम के ऊपर फोकस्ड हो, तो आपको मेंस ऑब्जेक्टिव लेवल के, मेंस प्रीवियस ईयर टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल के एडवांस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, बहुत बड़ा लेवल नहीं आता है। अगर आपने मेंस ऑब्जेक्टिव, एडवांस ऑब्जेक्टिव और मेंस प्रीवियस ईयर सफिशिएंट अमाउंट में लगा लिए हैं, तो कोई मतलब पॉइंट नहीं है कि आपका पेपर में वो क्वेश्चन ना हो। जो जो से चैप्टर में आप ऐसे ऐसे करके जाओगे, गारंटीड वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक? तो टाइम आपको मिला है, हो सकता है थोड़ा और मिल जाए, एक्सटेंड हो, तो अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर सकते हो। अगर किसी की परसेंटाइल पहले 90 के आसपास आ रखी है, तो इजीली ये तरीका अपनाओगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेरे को क्वेश्चन लगाने हैं, मेंस ऑब्जेक्टिव, एडवांस ऑब्जेक्टिव और मेंस प्रीवियस ईयर लेवल के। टाइम वेस्ट मत करना कि आप आईआईटी के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर टारगेट आपका जेई मेंस टारगेट अगर आपका, तो इसमें आपको 99% तक लेके आना है, तो आप उसी लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर में आता है। बहुत ये नहीं है कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली नोटबुक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मेंस प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखेंगे। तो फंडे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल 1-2 बच्चों का फोन आया था, मैसेज आया था कि ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं उस तरीके को अपना के आपके लिए वैसे ही काम कर लूंगा। चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है? स्पीड थोड़ी तेज है, धीरे है तो मैं तेज कर दूंगा, किसी को तेज लगेगी तो थोड़ी धीरे कर दूंगा। पर क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि अब आदत होगी आपको ऐसे पढ़ने की, तो मैं अब तेज कर सकता हूँ स्पीड। वो रीजन था कि मैंने थोड़ी स्पीड स्लो रखी हुई थी, कि इस तरीके से आप पहली बार पढ़ रहे तो शायद आपको समझ ना आता। तो मेरा वो मकसद ये था कि स्पीड स्लो रखने का ये था। तो हम किसी को कोई कुछ पूछना है तो चैट पे पूछ लो। मेरे से क्लास में एंड कर रहा हूँ आज की, तो कल से मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा, नोट्स में आपको आज दूंगा, ठीक है? आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करना।
मैं वेट कर रहा हूँ, आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग जा सकते हो। आज की क्लास एंड है मेरी तरफ से। कोई कुछ पूछना चाहता है? स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओ, कोई नहीं, क्योंकि कॉनिक सेक्शन से भी एक ही क्वेश्चन आना है। स्ट्रेट लाइन सर्कल सफिशिएंट है मेरे लिए कॉनिक सेक्शन पे जाने के लिए, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने पे। तो मैं मैनेज करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई कह रहा था कि फंक्शंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। हम बीच में एक आधी क्लास में ऐसी रख लूंगा जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा, जैसे हमने आप डिस्कस किया ही था। एक क्लास सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर होगी। हो सकता है वेंसडे को ले लूँ, नहीं तो थर्सडे की जो रेगुलर क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस ले आऊँ, मिक्स क्वेश्चन ले आऊँ क्वाड्रेटिक के, बाइनोमियल के। तो एक क्लास में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, ठीक है। ऐसी फिर जो कैलकुलस का भी कोई पार्ट है जैसे फंक्शंस और लिमिट्स, उसके क्वेश्चंस ले आऊंगा, वो डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे करते जाएंगे हम, ठीक है। तो हम समझ गए, आप भी मेरे को समझ गए हो, मैं भी आपको समझ गया हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, कैसे मैनेज करना है। तो पता चल रहा है कैसे क्या है, तो अब हम मैनेज करेंगे उस तरीके से, टाइम है हमारे पास, ठीक है।